नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एकेडमी में। प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में आज हम कश्मीर का इतिहास देखेंगे और एक उसका सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य उसके विषय में भी जानेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं कश्मीर के इतिहास के विषय में। हम जब कश्मीर के इतिहास को देखते हैं तो कल्हड़ की जो राजतरंगड़ी है वह इसके विषय में सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन हमको देती है। जो कश्मीर का क्षेत्र है वह सिंध के पूर्व में स्थित है और एक प्रमुख राज्य के रूप में विकसित होता है। इसमें समय काल के साथ अलग अलग साम्राज्य आते हैं, जिनमें कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश सबसे फेमस है। कश्मीर के इतिहास के विषय में जो राजतरंगड़ी है वह अपने 8 तरंगों और 8000 श्लोकों के साथ इस साम्राज्य के विषय में हमको इंफॉर्मेशन देती है। राजतरंगड़ी यह कल्हड़ की रचना है जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई और कश्मीर के इतिहास के विषय में हमको बताती है। यह राजतरंगड़ी कहती है कि जब भारत में गुप्त काल था उस समय कश्मीर में गोनंद वंश का शासक था और यह पूरी शासन व्यवस्था को संभाले हुआ था। हालांकि यह अतिशयोक्ति लगती है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर इस बात को शायद बताया गया है, लेकिन गोनंद नामक वंश हमको गुप्त काल के समय कश्मीर के क्षेत्र में मिलता है। इस वंश ने लगभग 300 सालों तक शासन किया और जो इसके प्रथम 2 शासक हैं उनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने 80 वर्षों तक शासन किया था इस क्षेत्र। कल्हड़ की राजतरंगड़ी कहती है कि गोनंद वंश के बाद कारकोट वंश या जिसे नागवंश के नाम से भी जाना जाता है, यह शासन व्यवस्था को संभालता है। नागवंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी, यह हमको कल्हड़ की राजतरंगड़ी से पता लगता है। और जो गोनंद वंश का अंतिम शासक था बालादित्य, उसकी पुत्री से इस दुर्लभ वर्धन का विवाह हुआ था। तो जो पुत्री है अनांगलेखा, उसका विवाह हुआ था किससे? दुर्लभ वर्धन से। बालादित्य के विषय में कहा जाता है जो कि गोनंद वंश का अंतिम शासक था कि इसके कोई पुत्र नहीं था और जब यह अपनी पुत्री अनांगलेखा का विवाह दुर्लभ वर्धन के साथ कर देता है तो विवाह के बाद दुर्लभ वर्धन इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता है, क्योंकि बालादित्य के अपने कोई पुत्र नहीं है। और 627 ईस्वी में यह कश्मीर का शासक नियुक्त होता है। दुर्लभ वर्धन के ही समय जो चीनी यात्री है ह्वेनसांग, यह कश्मीर गया था और इसने भी कश्मीर के विषय में काफी वर्णन दिया है। यह कहता है कि जो कश्मीर राज्य है इसके अंतर्गत जो तक्षशिला है अर्थात रावलपिंडी जिला, जो सिंहपुर है सॉल्ट रेंज, जो पुरसा है हजारा और अबोटाबाद जिला, जो पानुत्सो है पंच जिला, राजपुरा है राजौरी जिला, यह सब कुछ कश्मीर के अंतर्गत आता था। तो हम कारकोटा वंश को देखें तो कश्मीर के क्षेत्र से लेकर तिब्बत के कुछ क्षेत्रों तक, उसके अलावा मगध के क्षेत्र तक या हम कहें बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र तक इसका शासन हमको दिखता है। दुर्लभ वर्धन का जो उत्तराधिकारी है इसका पुत्र दुर्लभका हमको मिलता है। दुर्लभ वर्धन ने 30 सालों तक शासन किया और इसके पुत्र दुर्लभका ने 50 वर्षों तक शासन किया। दुर्लभका का जो ज्येष्ठ पुत्र है चंडपीड, यह उसका उत्तराधिकारी बनता है। और चंडपीड के ही समय जो अरब आक्रमणकारी है, इन्होंने कश्मीर की सीमाओं को अपने नियंत्रण में लेने के लिए इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। और हम देखते हैं कि चंडपीड भी 713 ईस्वी में जो चीनी शासक हैं उनके यहाँ अपने दूत भेजता है और अरबों के खिलाफ सहायता की मांग करता है। हालांकि कोई सहायता फिर नहीं मिलती है, परंतु उसके बावजूद भी यह अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख पाता है। कल्हड़ यह बताता है कि चंडपीड अपनी दया और न्याय के लिए एक बहुत प्रसिद्ध राजा था। इसकी दया और न्याय व्यवस्था के विषय में बताते हुए यह कहता है कि एक बार यह राजा एक मंदिर का निर्माण करवा रहा था, लेकिन निर्माण के स्थल पर एक चर्म शोधक अर्थात एक चमड़ा बनाने वाला या चर्म का काम करने वाला जो व्यक्ति था, उसकी झोपड़ी थी। उस व्यक्ति ने, उस चर्मकार ने अपनी झोपड़ी को हटाने से इनकार कर दिया। इससे तो ये चंडपीड है, इसने अपने अधिकारी को ही दोषी माना और चर्म शोधक की जो जगह थी उसको सुरक्षित छोड़ दिया। चंडपीड ने यह माना जिस अधिकारी ने इस जगह की खोज की थी वह अधिकारी ही गलत था, उसको उस चर्म शोधक की झोपड़ी के स्थान पर मंदिर बनवाने का काम नहीं करवाना चाहिए था या उस स्थान का चयन नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह के उल्लेख यह बताते हैं कि चंडपीड एक दयावान और एक न्यायप्रिय राजा था। जो चंडपीड का उत्तराधिकारी है वह उसका छोटा भाई होता है। हालांकि यह अपने भाई के विपरीत बहुत ही क्रूर शासक होता है। इसके बाद जो उसका छोटा भाई है अर्थात चंडपीड के बाद उसका छोटा भाई आता है और उसके बाद फिर उसका छोटा भाई ललितादित्य मुक्तापीड शासन व्यवस्था को संभालता है। कश्मीर के इतिहास में ललितादित्य मुक्तापीड का स्थान बहुत ही उच्च है, यह हम देखेंगे। ललितादित्य 724 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और जो यशोवर्मन है उससे सहायक संधि कर लेता है। हालांकि बाद में यशोवर्मन के साथ इसके संबंध खराब हो जाते हैं। उस समय यशोवर्मन को इसने परास्त किया। हमने पिछले वीडियोस में देखा था यशोवर्मन और ललितादित्य मिलकर जो अरब के आक्रमणकारी हैं
प्लस जो आपके तिब्बत के आक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं और उनसे अपने साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं। लेकिन बाद में इनके मध्य बैर भाव आ जाता है और संबंध इनके खराब हो जाते हैं। ललितादित्य ने यशोवर्मन को हरा दिया और हराने के बाद कन्नौज के क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद वह पूर्वी समुद्र क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है और कलिंग के क्षेत्र तक भी पहुंच जाता है। बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर हम देखते हैं गौड़ शासक, और ललितादित्य बंगाल के क्षेत्र को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले आता है। हालांकि जो गौड़ शासक हैं वह बिना युद्ध किए इस ललितादित्य की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह से ललितादित्य का शासन क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र तक हमको दिखता है। इसके बाद ललितादित्य आगे बढ़ता है और जो कावेरी का तट है वहां के कुछ द्वीपों को भी जीत लेता है। ललितादित्य जो तिब्बत के आक्रमणकारी थे, या जो तिब्बती साम्राज्य के लोग थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर कश्मीर के क्षेत्र को भी जीतना चाहते थे, उनको यह पराजित करता है। इसके अलावा ललितादित्य जो उत्तर का क्षेत्र है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां की पहाड़ी जनजातियों को भी हराता है, जिसमें दर्द, कंबोज और जो तुर्की की जनजातियां हैं उनको भी हराता है। इसके साथ हम देखें कि कश्मीर पर मोमिन नामक आक्रमणकारी आता है, उसको ललितादित्य 4 बार हराता है और इस युद्ध में माना जाता है कि ललितादित्य का साथ मेवाड़ के राजपूत पप्पा रावल ने दिया था। पप्पा रावल के विषय में अगर हम देखें तो इसने भी जो मुस्लिम शासक सलीम था उसको पराजित किया था और सिंध तथा गजनी के क्षेत्र पर अधिकार किया था। इतिहासकार इसीलिए इस ललितादित्य को कश्मीर का या भारत का सिकंदर कहते हैं, क्योंकि यह लगातार युद्ध को जीतता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ललितादित्य ने पश्चिमी क्षेत्र में 7 कोंकणी के क्षेत्र को उखाड़ फेंका, द्वारका पर इसने अधिकार किया और जो काठियावाड़ का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उन सब पर अधिकार अपना स्थापित करता है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं, जो अवंती का क्षेत्र है, इन सारे राज्यों को यह जीत लेता है और यहाँ पर कंबोज, बुखारा या तुर्की, होटरा या तिब्बतियों एवं दादरा एवं मामुनी नामक राजाओं को हरा देता है। मामुनी अगर आप ध्यान रखें तो यह एक अरब शासक है जिसको ललितादित्य ने 3 बार परास्त किया था। तो ललितादित्य के समय हमको उसका साम्राज्य कुछ इस तरह से दिखता है। तुर्क का क्षेत्र यह भी इसके अधिकार में है, तिब्बत का क्षेत्र यह भी इसके अधिकार में है, बंगाल की खाड़ी तक इसका क्षेत्र है, जो गुजरात का क्षेत्र है, जो राष्ट्रकूट का क्षेत्र है, वह सब इसके कंट्रोल में हमको दिखता है। ललितादित्य के विषय में राजतरंगिणी बहुत विस्तृत रूप से हमको बताती है और ललितादित्य के साथ ही राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के विषय में हमको बताती है। यह बताती है कि जो कश्मीर का राज्य है वह एक शक्तिशाली साम्राज्य था ललितादित्य के शासनकाल में, और जो कश्मीर के लोग हैं इस ललितादित्य को सार्वभौम सम्राट के नाम से पुकारते थे। इस ललितादित्य ने न सिर्फ क्षेत्रों को जीता बल्कि सुंदर नगरों का भी निर्माण करवाया, इमारतों का, भवनों का, बौद्ध विद्वानों का, मंदिरों का, देव प्रतिमाओं का, इन सबका यह सम्मान करता था और इनके विकास में इसने प्रमुख योगदान दिया। हालांकि यह जो राजतरंगिणी है यह ललितादित्य के कुछ दोषों के विषय में भी बताती है। इतिहास की पुस्तकों में जब भी कोई ग्रंथ किसी राजा की प्रशंसा के साथ साथ उसके दोषों को भी बताए तो उस पुस्तक को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इसीलिए राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के विषय में इतनी फेमस है। तो दोष बताती है राजतरंगिणी ललितादित्य के, जिसमें वह 2 घटनाओं का वर्णन करती है। यह बताती है कि एक बार इस राजा ने एक जिले को जला देने का आदेश दिया था, इसका नाम था प्रवरपुर। इस प्रवरपुर नामक जिले को राजा ने जलाने का आदेश दे दिया। हालांकि जो इसके मंत्री थे उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी और इस जिले को नहीं जलाया। लेकिन जब राजा का मन शांत हुआ तो उसको आत्मग्लानि हुई और वह इस बात से प्रसन्न हुआ कि मंत्रियों ने इस प्रवरपुर जिले को नहीं जलाया, तो उन्मुक्त होकर या आवेश में आकर इसने एक जिले को जलाने का आदेश दिया। यह इसका एक दोष हमको दिखता है कि ललितादित्य एक आवेश से भरा हुआ राजा हमको मिलता है। इसके अलावा एक वर्णन हमको और मिलता है कि जो बंगाल का शासक है गौड़ वंश का, उसको इसने कश्मीर में बुलाया था और यह वचन दिया कि वह इसको सुरक्षा देगा। अपने वचन को यह तोड़ देता है और इस कश्मीर के शासक को मार देता है। तो यह 2 घटनाएं हमको ललितादित्य के विषय में मिलती हैं, तो यह बताती हैं कि इसके कुछ दोष भी हैं। कहाँ मिलती हैं? राजतरंगिणी में। अगर हम ललितादित्य के साम्राज्य को देखें तो उत्तर पूर्व में तिब्बत तक, पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण तक और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान तथा कैस्पियन सागर तक भी इसका क्षेत्र दिखता है। कुछ अन्य तथ्य ललितादित्य से जो संबंधित हैं उनमें अगर हम देखें तो जो यशोवर्मन था जिसको इस ललितादित्य ने हराया था, उसके दरबारी कवि भवभूति और बागपति राज को इसने कश्मीर बुला लिया और अपने दरबार में स्थान दिया। जो मार्तंड सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भी इस ललितादित्य ने करवाया था। यह मार्तंड सूर्य मंदिर
हमको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के केराबल गांव में मिलता है। बौद्ध विहारों की इसने स्थापना भी करवाई, कई गांवों की, कई कस्बों की, कई शहरों का इसने निर्माण करवाया, जैसे सुनिश्चितपुर, हरजितपुर, फलपुरा, पड़ोत्सर, ललितपुरा, हुष्कापुरा, इन सबका इसने निर्माण करवाया। इसके साथ यह एक सफल लेखक भी था और एक प्रमुख वीणा वादक के रूप में भी हमको ललितादित्य मिलता है। ललितादित्य के बाद हम देखते हैं कि कश्मीर में किस तरह की शासन व्यवस्था स्थापित होती है। 760 ईस्वी में ललितादित्य की मृत्यु हो जाती है। इसके उत्तराधिकारी हमको उतने योग्य नहीं मिलते हैं जितना योग्य ललितादित्य स्वयं था। हालांकि किसी तरह से यह वंश 9वीं शताब्दी तक अपने शासन को संभाले रखता है कश्मीर के क्षेत्र में। उसके बाद जो पश्चिम के आक्रमणकारी हैं, उनका प्रभाव हम कश्मीर के क्षेत्र में देखते हैं। तो इस वीडियो में हमने उस राजा के विषय में जाना है जिसको भारत की इतिहास की पुस्तकों में बहुत कम स्थान दिया गया है। ललितादित्य कश्मीर का सबसे महान सम्राट, जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।